हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए लेकर के आए हम संबंध एवं फलन, क्लास 12 के संबंध एवं फलन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बेसिक बात करेंगे। ऐसे रियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। परीक्षा आ गया है नजदीक, यानी कि बारी आ गया है तैयारी करने का। तो ऑब्जेक्टिव हम अब देरी के तौर पे लगाएंगे आपको, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले उसका बेसिक आपको मालूम रहेगा, तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए सबसे पहले नंबर हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, यानी कि संबंध और फलन दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार को बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना है और हो सके तो नोट्स तैयार करते रहिएगा। ठीक है, नोट्स तैयार कीजिएगा, तभी जाकर के आपको फिर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे। सबसे पहले संबंधों के प्रकार में एक नंबर आपका हो गया क्या, रिक्त संबंध। क्या भाई, रिक्त संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। रिक्त संबंध क्या होता है, एकदम बिल्कुल परिभाषा हम पढ़ के सुनाएंगे, चीजों को समझाएंगे, इसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करें यहाँ पे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर है वो रिक्त संबंध कहलाता है। कब, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर जो होगा क्या होगा, फाई होगा, यानी रिलेशन जीरो बनेगा। रिलेशन क्या बनेगा, जीरो। उसी को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रिक्त समुच्चय को क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। यह रिक्त समुच्चय का सिंबल है। ठीक है, यानी कि आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए। सबसेट ए क्रॉस ए का मायने क्या होता है आपको मालूम है। देखिएगा, यदि हम सब ए क्रॉस ए का मतलब आपको समझाएं, जैसे ए यदि मेरे पास में है क्या, सपोज दैट 1 2 3 ये चीज है, तो ए क्रॉस ए का मतलब होता है कार्तीय गुणांक, कार्तीय गुणन। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब हुआ ए का ए के साथ में ही रिलेशन बनाना। तो कुल कार्तीय गुणांक जो होगा पहले वो दिखाते हैं। इसमें कोई कंडीशन, बिना कंडीशन का, तो कुल कार्तीय गुणांक जो होगा, जैसे एक है ना, एक ने सब अवयव के साथ में रिलेशन बनाएगा, यानी कि एक ने एक के साथ बनाएगा, फिर एक ने दो के साथ बनाएगा, एक ने तीन के साथ बनाएगा, फिर क्या, दो ने सबके साथ में बनाएगा, दो ने एक के साथ बनाएगा, फिर दो ने दो के साथ बनाएगा, फिर क्या, दो तीन के साथ बनाएगा। बात समझे। इसके बाद बारी आता है किसका, तीन का आता है। तीन ने किसके साथ बनाएगा, तीन एक के साथ बनाएगा, फिर तीन दो के साथ बनाएगा, फिर तीन के साथ बनाएगा। ये हुआ ए क्रॉस ए। ठीक है, वही कह रहा है यहां पे आर बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, यानी कि जाकर के ऐसा रिलेशन बनेगा जो कि ए क्रॉस ए में होगा फाई। तो उतना ज्यादा आपको समझ ये नहीं रखना है, बस एक चीज लास्ट पॉइंट बताते हैं, अपनी भाषा में ध्यान रखिएगा। यानी कि रिक्त संबंध वो कहलाएगा, रिक्त संबंध वो कहलाएगा जो वो कंडीशन बताएगा और वैसा बनाना असंभव होगा। सपोज दैट आपके पास में ए समुच्चय 1 2 3 है। ठीक है, संबंध आपको बनाने के लिए क्या कहेगा जानते हैं, संबंध आपको कहेगा क्या, ऐसा ए और A1 और A2 में, या तो ए और बी में ऐसा संबंध बनाइए कि a माइनस बी बराबर 10 हो जाए, a माइनस बी बराबर 10 हो जाए। बताइए, आपके पास में यही 3 डिजिट है, 1 2 3, इसमें से क्या क्या लीजिएगा ताकि अंतर 10 हो जाएगा। क्या कुछ है इसमें, नहीं है, यानी कि इसमें से एक भी ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा जिसमें कि a माइनस ए बराबर 10 होगा। बात समझे। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध होगा, रिक्त संबंध होगा। बात के लिए रिक्त संबंध के बारे में आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद देखिए सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या कहता है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों की
सभी अवयवों से संबंधित हो, अर्थात R बराबर A क्रॉस A, R बराबर A क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस A में जितना है बनाए ना, ऐसा संबंध जो कि सब उसके अंतर्गत में आ जाए। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, यदि बोला जाएगा, यही रहेगा समुच्चय, बोलेगा एक संबंध ऐसा बनाइए ए और बी में जिससे कि ए प्लस बी, ठीक है, बड़ा या बराबर क्या होगा, 2। बात समझे, माना ए प्लस बी को जोड़ने के बाद या तो वो 2 से बड़ा होगा या तो 2 से के बराबर होगा। चलिए देखिए, सभी को करके देख लीजिए, 1 1 2 हुआ, 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, यानी कि सब का सब क्या आया, या तो कोई 2 के बराबर हुआ था या तो 2 से बड़ा हुआ था। तो ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कंडीशन मेरे पास में रहे तो इसके अंतर्गत जो है ये सारे के सारे संबंध आ जाएंगे, यानी कि रिलेशन जो कहलाएंगे आर, ये आर जो होंगे आर बराबर ए क्रॉस ए हो जाएंगे, ए क्रॉस ए हो जाएंगे। ये कंडीशन को फॉलो करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आपने इसको भी समझ लिए। अब देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तो तुच्छ संबंध भी कहते हैं। कि कौन सा संबंध कहते हैं, तुच्छ संबंध, याद रखिएगा। इसने कह रहा है कभी कभी तुच्छ संबंध कहते हैं। आपका मन कहता है तो आप हमेशा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप यदि चाहें तो इसको तुच्छ संबंध कह सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि किसको, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कह सकते हैं। अब देखिए अगला 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर जो है आपका क्या कह, पहला नंबर स्वतुल्य कहलाता है। 3 चीज हम लोग यहां पढ़ेंगे, स्वतुल्य के बारे में पढ़ेंगे, सम्मित के बारे में पढ़ेंगे, संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे। तीनों चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। एक एक चीज यहां बताया हुआ चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान को भटकने के लिए नहीं देना है। तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, माने छोटी ए क्या है, अवयव है, और ये क्या है, ये आपका बड़ी ए समुच्चय है। हम देखिए यहां पे मान चुके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को ले लेंगे। हर एग्जांपल में ए मान चुके हैं 1 2 3, तो कहता है यहां पे ये छोटी ए क्या है, इसका अवयव। ये अवयव ए का मान, छोटी ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब समझे या नहीं समझे, नहीं समझे, देखिए समझिए। कहने का इसका मतलब हुआ, जैसे यदि ये वाला संबंध हम लेते हैं ना, इस संबंध का मतलब इसमें अवयव क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। कहने का जब एक कोई अवयव रहेगा तो उसने ए कोमा ए बनाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 है, तो मतलब कोई भी अवयव स्वयं के साथ संबंध बनाए, क्या बनाएगा, स्वयं के साथ संबंध बनाएगा। जैसे 1 ने 1 के साथ बनाएगा, 2 ने 2 के साथ बनाएगा और 3 ने 3 के साथ बनाएगा। यदि ऐसा कहने मतलब संबंध हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्वतुल्य बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए आगे चलिए। सम्मित के पास, सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A1, A2 का मतलब क्या हो गया, जैसे अलग अलग अवयव ले लेंगे, 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, तो 1 क्या कहलाएगा A1 और 2 क्या कहलाएगा A2। ठीक है, बिलोंग्स टू A, वो A के अंतर्गत में रहना चाहिए के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। मतलब ये हुआ, यदि कोई संबंध है R
जिसमें कि एक और दो आपस में रिलेशन बना रहा है, कोई भी कंडीशन बोला गया है और रिलेशन वो बना रहे, कौन? एक और दो। तो सम्मित कहलाने के लिए भाई 2,1 को भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे 1,2 यदि रिलेशन बना रहा है तो पूछेगा क्या ये सम्मित है या नहीं है, तो उसके लिए सम्मित कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि 1 और 2 आपस में रिलेशन बना रहा है तो 2,1 को भी आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। यदि बना लिया तो सम्मित कहलाएगा, और यदि नहीं बनाया तो भाई सम्मित नहीं कहलाएगा। चलिए सम्मित के बारे में भी बात समझिए। अब देखिए संक्रामक के बारे में। संक्रामक क्या कहता है आपसे? संक्रामक कहता है कि संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A, यानी कि A1, A2, A3 वो समुच्चय A के अंतर्गत बिलोंग कर रहा है। इसके लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R कहता यदि ऐसा हो, बिलोंग्स टू R का मतलब ऐसा हो, तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R और ऐसा भी हो, इतना से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। मतलब यह हुआ कि यदि ऐसा रिलेशन बना रहा हो और ये रिलेशन बना रहा हो तो उसको ये भी रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी वो संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक नहीं कहलाएगा। अब समझिए इसको अच्छी तरह से। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे A1, A2 और यहां A2, A3, इसमें क्या है, ये A2, A2 दोनों में है ना, बात समझे? ऐसा रहना, कॉमन अवयव रहना चाहिए। तो कॉमन अवयव यदि है कि A1, A2 रिलेशन बना रहा है, फिर A2, A3 रिलेशन बना रहा है, कॉमन वाला को हटा दीजिए, कॉमन वाला को हटा दीजिए, बचा के यहां पे देखिए A1 और इसमें A3 बचा, A1 बचा, A3 बचा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई एक दो इस तरह से दो को रिलेशन बन रहा है, बात समझे, तो उसमें क्या हो, कॉमन होना चाहिए। जैसे A1, A2 तो शुरुआत में यहां A2 होना चाहिए, यहां A1 है, यहां A2 है, तो शुरुआत में यहां A2 फिर A3, तो इसका कॉमन वाला हटा दीजिए, इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला लीजिए, ये भी रिलेशन यदि बनाया तब वो क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक नहीं कहलाएगा। सो एग्जांपल देखिए, जैसे कहने मतलब यदि इसी को ले ले, यदि कहने का मतलब 1,2 रिलेशन बना रहा है और 2,3 रिलेशन बना रहा है, तो पता है संक्रामक कहलाने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको कॉमन वाला पार्ट को हटाइए, बचा 1 और 3, 1,3 को भी रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक ये नहीं कहलाएगा। बात क्लियर हो गया? इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या कहता है यहां पे 4 नंबर, A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। याद रखिएगा, कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। कहने का मतलब A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि कोई संबंध दर्शाया गया है, आपको संबंध यदि दर्शाया गया है R, तो वो यदि संबंध स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य की जो कंडीशन बताएं, स्वयं के अवयव के साथ, हर अवयव स्वयं के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, स्वतुल्य कहलाएगा। चेक कर लेंगे, ठीक है, फिर सम्मित उसको चेक करेंगे, सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए मतलब क्या, जैसे 1-2 रिलेशन बना, 2-1 को भी रिलेशन बनाना पड़े, उल्टा भी सम्मित कहलाएगा, जो सम्मित भी कहला गया। फिर आगे चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या, यदि 1-2-3 रिलेशन बना रहा है, 1-3 को भी बनाना पड़ेगा रिलेशन, तो ये और रिलेशन बना रहा है, यानी कि तीनों यदि कहला गया तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। इन तीनों में से यदि एक को फेल किया तब तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। तुल्यता संबंध कहलाने के लिए तीनों कहने मतलब उसको पहले कहलाना पड़ेगा, बात समझे। इन तीनों को कहलाना पड़ेगा, तीनों मैच करना चाहिए, तब जाकर के क्या होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। इसलिए भाई आप भी इसको अच्छी तरह से पकड़ बनाइए, इसके ऊपर अच्छा पकड़ बनाइएगा, क्योंकि भाषा वाला सवाल है, तो पकड़ बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। मेरा गारंटी है यदि आप
बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स तैयार करते जाइएगा, चीजों को जो वो देंगे उसको याद करते जाइए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका रिलेशन एंड फंक्शन से नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट के पास आते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे अब हम लोग क्या फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, तो फलनों के प्रकार को देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर फलन किसे कहते हैं। ठीक है, फलन कब कहेंगे, फल इसको देखने से पहले हम लोग बेसिक चीज तरफ देखिए, जैसे समुच्चय कोई एगो एक्स है, ए बी सी डी, ठीक है, वाई है ई एफ जी एच, ये तो मान लीजिए इसमें ए बी सी 3 एगो, इसमें 4 एगो है, तो आपका ये x कहलाएगा, एगो आप यहां ले लीजिए y कहलाएगा। ठीक है, ये ए बी सी हो गया, ई एफ जी एच हो गया। ठीक है, तो फलन होने का देखिए शर्त होता है कुछ। पहला शर्त क्या होता है, यहां पे देखिए ये चीज जो है, यदि हम इधर से इधर रिलेशन बनाएंगे, दिशा ये रहेगा कि इससे रिलेशन हम लोग इसका रिलेशन बनाएंगे, तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले जैसे ए जो है ई से कनेक्टेड है, बी जो है एफ से कनेक्टेड है, सी जो जी से कनेक्टेड है, और देखिए ये आपका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इसमें प्रांत, और ये जो कहलाता है सहप्रांत। ठीक है, प्रांत और सहप्रांत, और इतना चीज ध्यान रखिएगा, सहप्रांत का जो अवयव कनेक्टेड होता है वो परिसर कहलाता है। तो यहां देखिए सब चीज लिख देते हैं हम, यानी कि प्रांत आपका कौन सा कहलाएगा, प्रांत आपका कहलाएगा ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, और सहप्रांत कौन सा कहलाएगा, सह प्रांत। ये सहप्रांत जो आपका कहलाएगा, तो दूसरा समुच्चय जो होगा पूरा का पूरा प्रांत कहलाएगा, पूरा अवयव, ई एफ जी एच, ये क्या कहलाएगा, सहप्रांत। पर परिसर की यदि बात करें, परिसर बराबर परिसर, सहप्रांत का वो सब अवयव परिसर के अंतर्गत आएगा जो कि कनेक्टेड हो, जो क्या हो, कनेक्टेड हो। यानी कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, ई एफ जी, ई एफ जी, बात समझे या नहीं समझे। और दूसरी नंबर ये है, अब आपको बता रहे हैं ये कि ये फलन है या नहीं, पहले ये तो पता कीजिए। तो ये फिलहाल तो भी फलन है, तो फलन के लिए आपको बता रहे हैं हम, तो इसके अनुसार से ये वो सब हो गया। फलन के लिए नियम बता रहे हैं, फलन का नियम क्या है कि प्रांत का सारा अवयव कनेक्टेड होना चाहिए। पहला चीज क्या, प्रांत का सारा अवयव कनेक्टेड होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, दूसरी नंबर, प्रांत का कोई अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ए ने बनाया ई के साथ, ये नहीं फिर बना लेगा एफ के साथ, ये प्रांत फिर नहीं कहलाएगा। ये फलन फिर नहीं कहलाएगा आपका, क्या रहे, फलन नहीं कहलाएगा। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्या, इसका सारा अवयव, प्रांत का सारे अवयव कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ए ई से हो गया, बी एफ से हो गया, सी जी से हो गया, इसका एक अवयव छूटना भी नहीं चाहिए। बात समझे। तो फाइनल तौर पे समझ लीजिए कि प्रांत, ये जो प्रांत है ना, प्रांत का एक भी अवयव छूटना भी नहीं चाहिए कनेक्टेड होने के लिए, और इसमें रिपीट भी नहीं होना चाहिए। दो शर्त हुआ। तीसरा शर्त ये देखिएगा, तीसरा शर्त ये है कि सह प्रांत का अवयव छूट सकता है। इस इधर जो बोले कि नहीं होना चाहिए, इधर हो सकता है, माना इसका अवयव छूट भी सकता है, और नहीं हो छूटा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे। छूट भी सकता है मतलब क्या, छूटा तो भी सही, नहीं छूटा तो भी सही। दूसरी नंबर है कि सह प्रांत का अवयव रिपीट हो सकता है। हो सकता है मतलब नहीं हो, रिपीट हुआ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अवयव छूट भी सकता है
और अवयव रिपीट भी हो सकता है, पर इसमें ना तो छूट सकता है और ना ही रिपीट हो सकता है। और एक चीज जानते हैं, ये जो सह प्रांत होते हैं ना, ये प्रांत का जितना भी अवयव सह प्रांत के साथ में कनेक्टेड है, सारा का सारा जो है इसका वो प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे ए का प्रतिबिंब ई, बी का प्रतिबिंब एफ, सी का प्रतिबिंब जी, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। और ये जो कहलाता है तो ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूर्व प्रतिबिंब। ये आपका पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, ये आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रांत आपने समझे, सह प्रांत समझे, परिसर समझे। कब फलन कहलाएगा, कब फलन नहीं कहलाएगा, आपने इसको समझे। अब देखिए यहां पे फलनों के प्रकार के अंतर्गत में पहला क्यों एकैक, इसी को कहते एकैकी, इसी को कहते एकैकी अंतःक्षेपी, इसी को एकैकी अंतःक्षेपी भी कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या कहता है? एक फलन एफ सच दैट एक्स से वाई, क्या पढ़ेगा इसको? एफ सच दैट एक्स से वाई। जैसे देखिए ये, इसको एक्स माने ये वाई, इसमें जो रिलेशन बना, फलन जो बन रहा है कहां से? एक्स से वाई बन रहा है, यही बताना चाहता है। एक्स से वाई एकैकी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न, या भिन्न भिन्न ऐसे देना चाहिए हमको, भिन्न 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 अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो होते हैं। यानी कि पहला नंबर तो प्रांत का अवयव तो भिन्न भिन्न होने चाहिए, कहीं रिपीट हो गया तो फलन ही नहीं कहलाएगा, बात कंप्लीट है। तो वही कहना चाहता है, यह भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। ई नहीं कि ए का ई हो गया अब बी हो का ई हो जाएगा, बात समझ? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का एक एक गो प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एकैकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकैकी कहलाएगा। कहिएगा सर ऐसा हो गया तब कि ए ने ई के साथ भी बना लिया, बात समझे? तब क्या होगा? यानी क्या, तो कहने का मतलब क्या, सहप्रांत में आप क्या चाहते हैं? रिपीट हो जाए, रिपीट है ना। रिपीट का मतलब आप सोच रहे होंगे तो फलन नहीं कहलाएगा। भाई एक चीज बताइए, अभी बताए ना, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट हो सकता है, रिपीट हो गया फलन तो कहलावे कहलाएगा, ये एकैकी फलन नहीं कहलाएगा। काहे कि इसने जो है दो दो के साथ में रिलेशन बना रहा है, एकैकी नहीं कहलाएगा। एकैकी नहीं कहलाएगा तब क्या? देखिए यहां दिए तो अन्य, यदि ऐसा नहीं हो तब क्या कहलाएगा? एफ एक बहु एक फलन कहलाता है। यदि सिंगल सिंगल कनेक्ट नहीं हो, इधर रिपीट हो रहा हो तो क्या कहलाएगा? बहु एक। अब फाइनल तौर पे ठेठी भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। यदि कहने मतलब एक प्रत्येक अवयव एकक गो के साथ में कनेक्ट इधर रहेगा ना, एकक गो, बात समझे? हाँ, एकक गो के साथ में कनेक्ट रहेगा तो एक और कहीं रिपीट हो गया कोई तब बहु एक, ठीक है। अब समझिए इसका एक एक का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x, यानी कि जो भी अवयव होगा ना वो x के अंतर्गत बिलोंग करेगा, x के अंतर्गत बिलोंग करेगा, x के अंतर्गत बिलोंग करेगा। तो fx1 बराबर fx2 का तात्पर्य यह है कि x1 बराबर में x2, अन्यथा f1 क्या हो जाएगा? बहु एक फलन कहला जाएगा, बात समझे? तो आपने चीजों को समझ लिए होंगे कि एक एक कब होगा और बहु एक कब होगा। आपने ये भी समझ लिए फलन कौन कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा। प्रांत, सहप्रांत, प्रांत और परिसर याद रखिएगा। पूर्व प्रतिबिंब के साथ साथ आपको पूर्व प्रतिबिंब भी याद रखना है। इसके बाद आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के पास, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आच्छादक के बारे में, ठीक है। आच्छादक के बारे में देखते हैं, चीजों को समझेंगे। क्या कहता है? फलन एफ सच दैट एक्स से वाई आच्छादक अथवा आच्छादी, आच्छादक बोलिए अथवा आच्छादी बोलिए, बात बराबर है, कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव, एफ के अंतर्गत एक्स, जिसे दो गो फलन है, दो गो कहने मतलब समुच्चय है, एक्स है और ये वाई है, कि प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का
प्रतिबिंब होता है। ये एक्स में जितने भी अवयव होंगे ना, हर किसी का यानी कि प्रतिबिंब होगा। बात समझे? यानी कि इसमें जितना भी अवयव होगा सब जो है इसे कनेक्टेड होना चाहिए। सबका सब क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। चाहे इसमें दो गो ही है तब फिर भी कनेक्टेड, रिपीट भी इधर हो सकता है। माना क्या? आच्छादक के लिए बस ध्यान रखिएगा, आच्छादक के लिए जो है ना, इतना ध्यान रखिएगा, ये जो सहप्रांत होते हैं ना, इसमें एको गो अवयव रहना नहीं चाहिए बिना कनेक्टेड। बिना कनेक्टेड अवयव एक भी नहीं रहना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आच्छादक कहलाएगा। यदि एको गो बच गया अवयव तब आच्छादक नहीं कहलाएगा, तब आपका आच्छादक नहीं कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, तो इसके बाद यदि देखा जाए, ठीक है, इसके बाद देखा जाए ये आपका आच्छादक हो गया, ये भी आच्छादक है। देखिए एको का अवयव इसमें छूटा हुआ नहीं है, इसमें भी एको का अवयव छूटा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाया? आच्छादक कहलाया। यानी कि अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व है कि fx बराबर y। fx बराबर क्या होना चाहिए भाई? y होना चाहिए। और यहां पे ध्यान दीजिए, नोट पे गौर कीजिएगा, एक फलन f सच दैट x से y एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर y। अच्छा एक बात बताइएगा, परिसर के बारे में क्या बताए हैं हम आपको? परिसर के बारे में क्या बताए हैं कि जितना सहप्रांत में कनेक्टेड रहना चाहिए, जैसे मान लीजिए a है, b है, c है, सभ्य, इसको y का कहेंगे, सभ्य कनेक्टेड रहेगा तब ना यहां पे सभ्य लिखेंगे a b c। अच्छा ए बी सी पूरे का पूरे क्या कहलाएगा? वाई कहलाएगा, तो यहां पे वाई हो जाएगा। यानी कि आच्छादक फलन का परिसर क्या होता है? यदि कोई फलन x से y है, कैसे है? x से y, तो बाद वाला समुच्चय पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा? परिसर कहलाएगा। सपोज दैट यदि कोई a से b बना रहा है, क्या बना रहा है? a से b, तो इसका परिसर क्या कहलाएगा? आपका परिसर बराबर में b कहला जाएगा। यानी कि बाद का समुच्चय जो है उसका पूरा का पूरा अवयव परिसर के अंतर्गत में आ जाएगा। देखिए अब इंटरेस्टेड बातें यहां पे ये है कि यदि कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हो, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, बताइए इसमें से कौन ऐसा फलन है? ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, तो एक इसको आच्छादक तो है लेकिन एकैकी नहीं है, बहु एक फलन है, ठीक है। लेकिन ये देखिए पहला नंबर एक गो अवयव कनेक्टेड, एकैकी हुआ, और दूसरी नंबर सभ्य अवयव कनेक्टेड, एक को छूटा हुआ नहीं, आच्छादक हुआ। तो जो कि एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एकैकी आच्छादक बोलेंगे। एक साथ दोनों का नाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? एकैकी आच्छादक बोलिए या एकैकी और आच्छादक बोलिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चीजों को, इसके बाद फलनों के संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये लास्ट बेसिक है, ध्यान से समझिएगा। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। संयोजन माना क्या होता है भाई? जोड़ना, हाँ, और व्युत्क्रमणीय माना हाँ विलोम, व्युत्क्रमणीय विलोम, ठीक है। तो पहले संयोजन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि f सच दैट a से b तथा g सच दैट b से c। a से b, b से c का मतलब क्या समझे? देखिए a है, ये b है और ये c है। रिलेशन यहाँ पे फलन जो बन रहा है a से b में बन रहा है और फिर b से c में भी बन रहा है। बस समझे, ये a है, ये b है, ये c है। a से b, b से फिर c, दो फलन है। तब f और g का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है। किसके द्वारा? GOF द्वारा निरूपित होता है। तथा फलन GOF सच दैट A से C GOFX बराबर GFX 4x बिलोंग्स टू A। मायने इसका मायने आप नहीं समझे होंगे, तो देखिए समझाते हैं।
कि इस तरह से यदि ए से बी, बी से सी फलन बन रहा हो, एगो ए से बी, एगो बी से सी, तो ए से बी हमें चाहिए, ए से बी चाहिए, ठीक है। ए से बी यदि हमें चाहिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, GOF करके, GOF। GOF करने का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या था, ये यदि x के लिए होगा, इसका अवयव क्या होगा अंतर्गत में x, यहां पे इसमें x ले लेना है, ठीक है। जिसके लिए ये समुच्चय होगा वो चीज ले लेना है। इसके बाद आगे क्या करते हैं, ये जी दे दिए, ये जो बीच से ओ देख रहे हैं ना, ओ को हटा देंगे, ओ की जगह क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, और ये fx लिख देंगे। बात समझिए, वही यहां पे कहा जा रहा है, GOF सच दैट ए से सी के लिए क्या हो गया, GOFX, ठीक है। ये अवयव जिसके पदों में होगा तो यहां से ओ हटा दिया गया और ये fx एक में लिख दिया। फॉर x बिलोंग्स टू ए, यही ना भी समझाया आपको कि x कहां से आएगा, ए में जो अवयव रहेगा, मान लिया ए के अवयव को हमने x मान लिया, ए के अंतर्गत में क्या आ रहा है, x आ रहा है। यदि यहां पे ए रहता तो या ए देते, बी रहता तो बी रहते, जेड रहता जेड देते, जो भी रहेगा वो यहां पे डालेंगे। बात समझे या नहीं समझे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक चीज बताते हैं, इसी में FOG आपको निकालने के लिए जैसे कह देगा, FOG जैसे कहने मतलब सपोज दैट मान लीजिए fx बराबर दिया गया cos थीटा कोमा gx बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर। आपको कहेगा निकालने क्या, हाँ FOG क्या कहेगा, ये तो GOF पहले निकालिए ना, GOF, ठीक है। ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, यहां पे तो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। यदि आपको fx दे दिया गया है cos थीटा और gx दिया गया 3x स्क्वायर, कहेगा क्या, GOF निकालिए, यह तो कहेगा FOG निकालिए। GOF कहेगा, तो यहां देखेंगे ये चीज जो दिया गया किसके पदों में दिया गया, fx, तो यहां पे आप क्या कीजिए, x ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया आपको, ये o को हटाइए, ब्रैकेट लीजिए, बन गया ये fx बन गया। अब इसके बाद देखिए fx का वैल्यू कितना दिया गया, cos थीटा दिया गया है, ये g हो गया, fx जगह लिख दीजिए तब cos थीटा, क्या लिख दीजिएगा यहां पे, cos थीटा लिख दीजिए, तो ये बन गया g cos थीटा। भाई यहां पे देखिए gx बराबर 3x स्क्वायर, ये रियल में बना क्या है, gx बना हुआ है। हम cos थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान करके चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, x मान के चल रहे हैं। भाई एक का अब तो ध्यान दीजिएगा था, यदि यहां पे x था, gx को इसने लिखा 3x स्क्वायर, मेरे पास में है g cos थीटा, तो जहां पे इसने x लिखा, x की जगह क्या हम लोग लिखेंगे cos थीटा, बाकी जो है वो लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए आप। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये cos थीटा उठा करके सिर्फ इसके x के जगह पे मान रख दीजिए, खेल खत्म। या 3 हो गया ना, यहां पे x स्क्वायर तो क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा। भाई आपका निकल गया ये GOF का वैल्यू निकल गया, GOF क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब बातें करते हैं, चीज यही रहेगा, लेकिन कहेगा FOG निकालने के लिए, क्या FOG निकालने के लिए देखते हैं, ये किस पर दिया गया है, x पर, यहां पे x ले लीजिए और यहां पे क्या कीजिए, O हटाइए, ब्रैकेट दीजिए, ये क्या हो गया, GX हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, FGX, यहां देखिए GX का वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, क्या यहां पे 3, यहां पे f का f तो रहबे नहीं करेगा f, और ये 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या हो गया, तो 3x स्क्वायर, ये क्या बन गया, fx बन गया। यहां पे देखिए fx बराबर क्या था, यहां पे cos थीटा था, क्या था यहां पे, cos थीटा, ठीक है। fx बराबर क्या था, cos थीटा, तो यहां पे cos, ये तो यहां पे cos x ले लीजिए, यहां पे cos x ले लेते हैं, cos थीटा की जगह x ले लेते हैं, x। तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए cos थीटा, यहां x था तो cos x लिया इसने। अब मेरे पास में क्या है, यहां पे 3 या x की जगह 3x स्क्वायर, यहां पे क्या लिख देंगे, cos 3x स्क्वायर लिख देंगे, cos 3x स्क्वायर लिख देंगे। बात समझे नहीं समझे। इसके बाद फिर सवाल मिलेगा तो वहां पे हम लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है, यदि थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा तो ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा,
एफ व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा यदि एफ अनिवार्यता का मतलब क्या हो गया 100% एकैकी तथा आच्छादक हो। क्या हो? एकैकी तथा आच्छादक, यानी कि कोई भी व्युत्क्रमणीय फलन तभी कहलाएगा जब वह एकैकी के साथ साथ आच्छादक भी होगा 100%। ठीक है, और कहने का मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है व्युत्क्रम, अच्छा बताइए, जो फलन व्युत्क्रमणीय होगा उसी का ना व्युत्क्रम निकालिएगा। यदि किसी कोई फलन दे देगा, वो पूछेगा इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, तो देखेंगे, चेक करेंगे एकैकी और आच्छादक यदि दोनों होगा तो बोलेंगे हाँ निकाला जा सकता है, यदि नहीं होगा तो लिखेंगे बोलेंगे नहीं निकाला जाता है। और फिर कहेगा व्युत्क्रम निकालने के लिए कहेगा, तो निकालने के लिए कहेगा तो वो भी आपको सिखाएंगे, घबराने का कोई बात नहीं है। लेकिन इसका एक चीज ध्यान है, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम भी सत्य का मतलब यदि कोई फलन एकैकी और आच्छादक है तो समझिए वो व्युत्क्रमणीय फलन 100% है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, यदि f x से y, g y से z द्वारा h सच दैट z से s तीन फलन हो। कितना फलन हो? एक तो ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, तीसरा का ये हो गया। यदि तीन को फलन हो तो 100% क्या होगा यहां पे HOGOF और HOGOF, ये 100% होगा। इसको याद रखिएगा सूत्र के तौर पे। ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं, यहां पे बना के एग्जांपल भी देकर के हम समझाएं आपको। इसके बाद देखिए क्या कहता है, यदि f सच दैट x से y तथा g सच दैट y, हाँ g सच दैट y से z दो व्युत्क्रमणीय फलन है तो GOF भी व्युत्क्रमणीय होगा। हाँ, अर्थात GOF इनवर्स बराबर F इनवर्स OG इनवर्स। कहने का मतलब इसका क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, ये F जो है क्या है? व्युत्क्रमणीय है। G क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो GOF भी 100% व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इन चीजों को याद रखना। क्लियर हो गया? इसके बाद ध्यान रखिएगा एक इंफॉर्मेशन आपका जो है, यानी कि कल यानी कि 4/11/2021 से को 21 को नहीं बल्कि इस डेट से सुबह के 7 बजे लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास 12 का, क्लास 12 का डेली के तौर पे 7 बजे लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम यहां पे कल से आपको लाइव में आपको बताया जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइव क्लास में क्या बताया जाएगा? इंटीग्रेशन बताया जाएगा। और आपका डेली के तौर पे एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो ऑब्जेक्टिव का। तो दोनों क्लास ही लेने के लिए मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट अब सुबह के 7 बजे लाइव क्लास के साथ।